नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता और आज हम क्लास 9 की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का बाकी बचा हुआ पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा एक ओवरव्यू देख लें कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या किया था। प्रीवियस चैप्टर में हमने पूरे चैप्टर को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इन डेमोक्रेसी एंड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। और आज हम प्रीवियस चैप्टर में हम सिंपल डेफिनेशन देख चुके थे, ठीक है, और आज हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने ख़त्म कहाँ किया था उसको। लास्ट जो चैप्टर था वो हमने कुछ क्वेश्चंस पे ख़त्म किया था। ठीक है, ये बुक हमें दिखा रहा है, हमसे कुछ क्वेश्चंस इस बुक ने हमें कहा था कि ये देखिए कि ये कुछ क्वेश्चंस है। इससे पहले कि आप डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग और ब्रॉडर एक सिंपल डेफिनेशन तक पहुँचे, डेमोक्रेसी को देखें, समझें क्या है डेमोक्रेसी की मीनिंग, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, और फीचर्स बताने से पहले ये चैप्टर हमें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू ये क्लैरिफाई करेगा कि डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स क्या हो सकते हैं। ये जो पोर्शन है, ये पार्ट है फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये कोर है इस चैप्टर का, इवन इस बुक का भी। आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें आगे आपको, ये जो भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, वो सब आगे काम आएगा। ये बेस है, तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चंस क्या है, जैसे अब उस सिंपल डेफिनेशन, सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल डेफिनेशन क्या थी। सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, पीपल इज द एसेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, डेमोक्रेसी कहाँ घूम रही है, डेमोक्रेसी किसके लिए, डेमोक्रेसी कहाँ है, पीपल्स के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये भी बहुत एक बेसिक डेफिनेशन है। और जब हम इस सिंपल डेफिनेशन तक पहुंच जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन देखते हैं, उसको और आगे एलैबोरेट करते हुए ये चैप्टर हमें कुछ क्वेश्चंस दे देता है कि ये देखिए कुछ क्वेश्चंस है, इनको थोड़ा देखिए, इनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए। और उससे भी अच्छी बात ये कि ये चैप्टर उस क्वेश्चन के साथ हमें आगे बेस देगा, कुछ केस स्टडीज देगा, एग्जाम्पल्स देगा, जहाँ पे हम उस क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट जब करेंगे, उसको इम्प्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे और बेहतर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी और हमें अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसी को हमने 4 पॉइंट्स में एक लिख लिया है, हेडिंग बना लिए, वो बुक में भी आपको मिल जाएगा और बाकायदा ब्लैक कलर से हार्ड उसमें लिखा हुआ है, ब्रॉडर, उसमें आप देखिएगा उसको। तो सबसे पहला क्या है, द रूलर्स, नंबर 2 इलेक्शंस, नंबर 3 पीपल एंड नंबर 4 फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर शुड बी, एंड किसी भी स्टेट में किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो नंबर 1 रूलर्स, हु आर द रूलर्स, किस तरीके के रूलर्स हों, कैसे रूलर्स हों, ठीक है, किस प्रोसेस से आए हों। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट कॉल बी डेमोक्रेसी। ओके, डिसीजंस टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी, विच डिसीजंस, ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक ऑफिशियल्स नहीं होने के बावजूद भी वो लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक केस स्टडी के थ्रू। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी कि कैसे हमें हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट को ये बुक विथ एग्जाम्पल, विथ अ वेरी बेस और केस स्टडी के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ब्लैंक स्पेस में नहीं काम कर रही है, हर चीज़ हमारे आसपास ही है। उसी चीज़ को एक थियरी बना के, एक आइडियोलॉजी बना करके हम देखते हैं कि हम उसको समझने की, यूज़ करने की, बेहतर तरीके से और सुधार करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही डेमोक्रेसी के साथ है, इस चैप्टर के भी साथ है, को डेमोक्रेसी की मीनिंग को समझने के लिए हमें ये बुक और कुछ क्वेश्चंस देता है, और कुछ उस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये बुक हमें ये पोर्शन आगे एक केस स्टडी दे रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल किसका है, पाकिस्तान का है, जिसमें कि इसकी मेन हेडिंग है फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। में सबसे पहले जो हम देखेंगे, नंबर 1 इज मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ओके, इलेक्टेड बाय whom? बाय पीपल। Okay, elected by whom? By people.
ठीक है। तो क्या होता है, पाकिस्तान की केस स्टडी को हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो देखेंगे कि कैसे नवाज शरीफ के टाइम पे परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है, यहाँ पे अपनी मिलिट्री कूप अक्टूबर 99 में ओवरथ्रू कर लेते हैं, ठीक है, अपनी मिलिट्री, वो जनरल मिलिट्री में बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मिलिट्री में उन्होंने सिंपली ज्वाइन किया था 1994 में, और उसके बाद जितने भी वहाँ के एक्टिविटीज़ हुए, अफगानिस्तान का वॉर हो गया, हमारे साथ 1999 का वॉर हो गया, कारगिल वॉर, इसमें हम देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छा वो कमांड उनका रहता है। तो उनको बहुत अच्छी पोजीशन मिलती जाती है। नवाज शरीफ उस टाइम पे पावर में होते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट होती है, और वो उनको एक अच्छा 4 स्टार उनको मिलिट्री रैंक मिलता है और अच्छा पावर हो जाता है। लेकिन इस बीच क्या होता है कि परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच एक क्लैश होता है, जिसमें कि थोड़ा सा क्लैश के बीच परवेज़ मुशर्रफ उनको उनके मतलब अपनी मिलिट्री कूप के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम नवाज शरीफ की, उनको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे जैसे ये पावर में आते हैं, आप देखिए कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले अक्टूबर 99 में ये आते ही सबसे पहले अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री। अब इन तीनों क्वेश्चंस को मैं इनमें नंबरिंग कर देती हूँ, ए, बी एंड सी, इनको हमको इससे रिलेट करना है, इस एग्जाम्पल से, तभी इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस है और तभी हमें डेमोक्रेसी की मीनिंग और अच्छे तरीके से क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब अक्टूबर 99 में नवाज शरीफ के आने के बाद जब वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद अपनी जो वो उनकी पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन, अपनी पोस्ट भी वो चेंज कर देते हैं कुछ टाइम में, वो अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है। अब धीरे धीरे ये चेंजेस ला रहे हैं। 2002 में एक रेफरेंडम लेकर के आते हैं जिसमें कि ये अपने आप को और अपना जो एक्सटेंशन 5 ईयर ऑफ अपना जो ईयर होता है उसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जिसमें इनका काम मतलब ये और आगे 5 साल तक और रहेंगे, ठीक है। और अपने थ्रू, और रेफरेंडम हमें पता है वो किस तरीके से फ्रॉड रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम मतलब कि लोगों के थ्रू आप जनमत संग्रह करवा करके, उनसे पता करवा करके, उनका वोट लेकर के आप कोई भी एक पॉलिसी या फिर कोई भी एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि बेसिकली इन अ ट्रूली मैनर वहाँ पे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट से वो अपना और जो टर्म है उसको और एक्सटेंड कर लेते हैं 5 इयर्स। उसके बाद धीरे धीरे अब वो क्या और इंटरनल चेंजेस ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं प्रेसिडेंट, जिसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या लेकर के आ रहे हैं कि वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशन और प्रोविंशियल असेंबलीज, ओके, जितने भी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, क्या जो वहाँ की, जैसे कि हमारी स्टेट असेंबलीज हैं यहाँ पे ना, अब जैसे मेन क्या है, पार्लियामेंट के अलावा भी तो हमारे स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड ये सब कहाँ होते हैं, ये स्टेट्स के पावर। तो वहाँ की स्टेट्स के जो जितने भी पावर हैं, नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज, वहाँ पे ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, ओके, प्रेसिडेंट के पास ये रूल है, ये अमेंडमेंट के थ्रू आ रहा है, यहाँ पे ये अमेंडमेंट ले आए हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ओके। और इसके बाद वो क्या करेंगे, धीरे धीरे जितने भी सिविलियन कैबिनेट है वहाँ पे, उनको सुपरवाइज किया जाएगा किसके थ्रू, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू सुपरवाइज किया जाएगा। किसको, स्टेट नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को किसके थ्रू किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू सुपरवाइज किया जाएगा। और जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये इसका हेड कौन होता है, इसका मतलब इसको लीड कौन कर रहा होता है, ये है वहाँ की मिलिट्री ऑफिशियल्स, ओके। यहाँ की मिलिट्री ऑफिशियल्स पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लीड कर रही होती है, ये डोमिनेटेड होती है मिलिट्री ऑफिशियल्स के थ्रू, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे अब देखिए कैसे कैसे चेंजेस आए कि नवाज शरीफ को हटाने के बाद वो पावर में आया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से वो
वो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट से उन्होंने अपना टर्म और एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं। अमेंडमेंट में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी अब इलेक्शन ही वो उनके अकॉर्डिंग करेंगे। इलेक्शन किसके थ्रू होगा? सुपरवाइज्ड किसके थ्रू होगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल जो वहाँ पे है वो जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है उसके थ्रू वो सुपरवाइज्ड होगा, जिसके हेड कौन है? मेनली वो खुद नवाज शरीफ हेड रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी मिलिट्री में जब उन्होंने जब ज्वाइन किया था उनके जितने भी परफॉर्मेंस थे बहुत हाई लेवल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करके वो बहुत अच्छी रैंक पे पहुंच गए थे, जनरल की रैंक तक वो पहुंच गए थे, 4 स्टार तक उनको मिला था। ठीक है, तो और मेनली तो पावर किसके पास घूम फिर करके आ रही है? पावर, फाइनल पावर खुद जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि जो इलेक्शंस तो हुए इस दौरान, ये सारा प्रोसेस आप देखेंगे, रेफरेंडम हो गया और जितना आप अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, ये सारा मिलिट्री ऑफिशियल्स देख रहे हैं, ये सारे इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन इस इलेक्शन कहीं भी पीपल्स जो ट्रूली सेंस में, ट्रूली मैनर जिस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए इलेक्शन को, उस तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पीपल है, मतलब जो इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन सबसे मेन है। पीपल्स पार्टिसिपेशन का नेचर कैसा होना चाहिए? अब हम लोग जा करके वोट तो कर रहे हैं, लेकिन हम जिन भी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं वो उनके पास क्या पावर है डिसीजन लेने की? अगर हमने स्टेट असेंबली या फिर जो भी कैबिनेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को अगर वोट दिया, जाके इलेक्ट किया, तो क्या वो हमारे लिए डिसीजन लेने में फ्री हैं? उस तरीके से यहाँ, जो कि पाकिस्तान में हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और जो मेन आप देखेंगे कि मिलिट्री, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल में इनका बहुत बड़ा रोल होता है और मिलिट्री काउंसिल में परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा रोल होता है, जो दोनों ही बॉडी, सिक्योरिटी काउंसिल और मिलिट्री ऑफिशियल, दोनों ही बॉडी इलेक्टेड बाय पीपल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वहां पे पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये सबसे जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को, इन सारे इस कंटेंट को यहाँ हम अप्लाई करके देखते हैं। हु आर द रूलर्स? रूलर कौन है? हमने पाकिस्तान के केस में क्या देखा? पाकिस्तान के केस में हमने देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब रूल में आए, जब प्रेसिडेंट बने, तो किस प्रोसेस से बने? क्या वहां पीपल्स पार्टिसिपेशन थी? तो यहाँ पे रूलर का नेचर कैसा हो गया पाकिस्तान में? यहाँ पे हम जो देखते हैं, यहाँ पे रूलर्स, चलिए अब ये रूलिंग में आ गए, रूल कर रहे हैं कंट्री को। अब इसके बाद वो क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल्स, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट और टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक। यहाँ पे हम किस तरीके की ऑफिशियल्स देख रहे हैं? इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि मेनली इसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स का प्रोमिनेंट है वहां पे, वो डेमोक्रेटिक, इसका नेचर डेमोक्रेटिक है क्या? जब इन्होंने रेफरेंडम किया, जिस भी ऑफिशियल और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से रेफरेंडम जब ये करवा रहे हैं, तो क्या उसका नेचर डेमोक्रेटिक है? क्या पीपल्स चॉइस या पीपल्स पार्टिसिपेशन है? नो, यहाँ भी नो। ठीक है, डिसीजंस, यहाँ पे अब वही बात, जो लास्ट का पॉइंट हमने देखा कि जब हम किसी भी इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है किसी भी इलेक्शन में, तो हम किस लिए ले रहे हैं? कि हमारा डिसीजन, हमारे लिए काम करने वाला जो भी है, हमारी उसमें इनडायरेक्टली हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम अगर इलेक्शन में अपना कोई भी प्रोसेस में हम अपना वोट दे रहे हैं जाकर के, तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए डिसीजन लीजिए। मैंने अगर आपको वोट दिया है, मेरा आपके साथ वोट है, तो आप मेरे लिए, मेरे एरिया के लिए, मेरे कंट्री के लिए, हाँ मैं अग्री करती हूँ, मेरा कंसेंट है कि आप हमारे लिए डिसीजन लीजिए। लेकिन तो उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ही है। कुछ कंट्रीज में डायरेक्टली है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह, ये कुछ कंट्रीज हैं जिसमें कि बहुत डायरेक्ट मतलब जो इलेक्शंस हैं उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे ऑफिशियल बॉडी होगी या फिर इंस्टीट्यूशनल जो भी बॉडीज हैं, असेंबलीज हैं, वहाँ पे क्या उसमें डिसीजन लेना, उसका नेचर डेमोक्रेटिक है, क्या फ्री एंड फेयर है? तो यहाँ पे जो भी हम देखें कि मिलिट्री ऑफिशियल्स हो गए या फिर जो जनरल
कहेंगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो भी रूल करने का नेचर हो गया, उसमें पीपल्स चॉइस नहीं है, पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं है। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहाँ पे पीपल्स, कोई भी इलेक्टेड बॉडी वहाँ पे नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन वहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने देखी कि कैसे रूलर, ऑफिशियल बॉडीज़ और डिसीजन मेकिंग में एक जो नेचर ट्रैक हम करें कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के केस में काम कर रही हैं। ये तीनों चारों पॉइंट से हमें बताते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी का ये जो पॉइंट है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, वो हमें एक और डेफिनेशन क्या हमें ऐड कर रहा है ये चैप्टर। इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, जो भी डिसीजन मेकिंग का पावर है वो किसके थ्रू हो, जिसमें जहाँ पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, जहाँ हमने जाकर के बॉडी को किसी भी एक सिस्टम के थ्रू किसी को इलेक्ट किया हो, ठीक है। तो ये हमें एक नया फीचर दिखाई देता है यहाँ पे और आगे हम देखेंगे कि कैसे इलेक्शन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, ये इलेक्शन के प्रोसेस में देखेंगे जिसमें हम और दूसरे कंट्रीज का केस स्टडी लेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।